वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आए नए टॉपिक के साथ। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। ठीक है, डीएनए हेरिडिटी मटेरियल कैसे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और आज के बाद इस टॉपिक आपको अभी के अभी याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं, समझ के देखते हैं, तो इंशाल्लाह इजी अल्फाज के साथ, बिल्कुल आसानी के साथ आपको ये आज टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले एक गिरिफ नामी एक साइंटिस्ट था। जिरिफ या गिरिफ नामी, ठीक है, साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, उसने कुछ चूहे लिए, माइस लिए, उस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया एक बैक्टीरिया के जरिए, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। उसने ये बैक्टीरिया जो है दरअसल नमूनिया कॉज करवाता है। उसने क्या किया कि कुछ चूहे लिए, कुछ चूहों के अंदर नॉन विरुलेंट आर टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट करवा दिया और कुछ के अंदर विरुलेंट एस टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट करवा दिया। अब ये नॉन विरुलेंट उसने कैसे किया, दरअसल इसको हीट दी। आपको पता है जब ज्यादा से ज्यादा हीट दी जाए तो वायरस या बैक्टीरिया क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो इसी वजह से इसने इसको नॉन विरुलेंट यानी हीट किल कर दिया था इस बैक्टीरिया को। तो इसी तरह इसका रिजल्ट भी हमें पता था पहले से। होगा क्या कि जब नॉन विरुलेंट एक इनएक्टिव बैक्टीरिया को हम किसी भी जगह पर इंजेक्ट कर रहे हैं, किसी भी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा कि वो नुकसान नहीं देगा। ठीक है, लेकिन जब विरुलेंट बैक्टीरिया किसी चीज के अंदर इंजेक्ट करते हैं हम, तो वो क्या करेगा, उसे नुकसान देगा। इसी वजह से वो क्या होगा, बिकम इफेक्टेड हुआ, नमूनिया का पेशेंट बन गया भाई ये चूहा। ठीक है, फिर उसके बाद उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे दोनों चूहे लिए। ठीक है, सेकंड स्टेप के अंदर, यहां मेंशन नहीं किया होगा, यही बता दूंगा, इजी स्टेप है इस वजह से। उसने सेकंड स्टेप के अंदर क्या लिया कि यही चूहे लिए, उनमें क्या कर दिया, विरुलेंट वायरस भी और नॉन विरुलेंट दोनों को हीट किल कर दिया। मतलब एस टाइप वायरस को भी, आर टाइप वायरस को भी हीट किल कर दिया। दोनों एक्टिव हो गए और दोनों को जब इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, चूहों के अंदर, तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिलेगा कि दोनों चूहे बिकम अलाइव, नॉन इफेक्टिव। क्यों नॉन इफेक्टिव? क्योंकि दोनों जो इस बार बैक्टीरिया डाले गए थे वो क्या थे, वो नॉन इफेक्टिव थे। ठीक है, उसके बाद उसने तीसरा जब एक्सपेरिमेंट किया, तो ये एक्सपेरिमेंट उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड किस वजह से था, क्योंकि जब उसने ये माइस लिया, चूहा लिया, उसके अंदर उसने दोनों बैक्टीरिया एक साथ डाल दिए। दोनों बैक्टीरिया इस तरह से एक साथ डाले कि जो विरुलेंट बैक्टीरिया था, मतलब आर टाइप जो बैक्टीरिया था, उसको हीट किल कर दिया, मतलब उसको मार दिया हीट देकर। जबकि जो एस टाइप बैक्टीरिया था उसको एक्टिव रहने दिया, जो कि नॉन विरुलेंट है। ठीक है, उसके बाद उसने देखा, अब उस होना तो ये चाहिए था कि हीट वाले उसको हीट किल कर दिया बैक्टीरिया को, विरुलेंट बैक्टीरिया को। ठीक है, तो अब चूंकि इफेक्टिव जो नमूनिया करवा सकता था उसको तो किल कर दिया, अब जो नॉन विरुलेंट है उसको इंजेक्ट किया हुआ है, तो अब होना ये चाहिए कि ये इसको नमूनिया नहीं होता। लेकिन हुआ कुछ यूं कि इसको भी नमूनिया हो गया। अब इसे नमूनिया किस तरह हुआ, दरअसल इसे नमूनिया इस तरह हुआ कि इसका जो डीएनए मटेरियल था वो इसके अंदर शिफ्ट हो गया। मतलब जो हीट किल विरुलेंट बैक्टीरिया का डीएनए मटेरियल था, दरअसल वो किसमें शिफ्ट हो गया, अलाइव नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, ये पता किस तरह चला, दरअसल ये पता इस तरह चला, जब ये माइस मर गया, ये चूहा मर गया, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या देखा, पता कैसे चला, उनको पता इस तरह चला कि जो चूहा मर गया, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसमें से प्रोटीन को निकाल के देखा। उन्होंने सोचा कि अगर प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन इस हीट किल विरुलेंट बैक्टीरिया का इस नॉन एक्टिव बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है, तो प्रोटीन अगर हम निकाल लें इसका, तो हो सकता है ये ना मरे, यानी ये इफेक्टेड ना हो। तो जब प्रोटीन निकाला गया, ये फिर भी इफेक्टेड हुआ। फिर उन्होंने दूसरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल निकाला, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट भी निकाल लिया तो भी देखा कि रिजल्ट में ये जो चूहा था ये इफेक्टेड निकला। फिर उसके बाद तीसरा उन्होंने किया कि लिपिड को निकाला। जब लिपिड को निकाला तो भी इफेक्टेड निकला। फिर चौथी बार उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को निकाला। अब जब न्यूक्लिक एसिड को निकाला तो विरुलेंट बैक्टीरिया भी, नॉन विरुलेंट भी है, लेकिन फिर भी माइस चूहा बच गया।
अब किस वजह से बच गया, फिर उनको ये पता चला कि जो हेरिडिटी मटेरियल है वो किसके अंदर है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर है, और न्यूक्लिक एसिड में किसके अंदर है, डीएनए के अंदर है। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा। तो इस तरह हमें पता चला कि डीएनए हैज अ हेरिडिटी मटेरियल। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। गाइस नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है दरअसल आरएनए एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आरएनए कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है, वो जानने से पहले एक बात कि आपको पता है कि डीएनए ही दरअसल पूरे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो अब डीएनए जो होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो अब डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, तो वो पूरे सेल को कंट्रोल किस तरह करेगा। ठीक है, तो वो दरअसल कंट्रोल करेगा बाय द हेल्प ऑफ आरएनए। चूंकि आरएनए न्यूक्लियस के अंदर भी होता है और आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है। ठीक है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो इन अ सेल फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है डीएनए से पहले कहां शिफ्ट होगी, एमआरएनए में। फिर एमआरएनए स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए देन टू साइटोप्लाज्म इनटू टू स्टेप्स प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो कहां जाएगी, फ्लो करेगी डीएनए से पहले एमआरएनए पर, फिर एमआरएनए से कहां चली जाएगी, वो साइटोप्लाज्म में आरएनए के पास, जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ठीक है, वो दो स्टेप कौन से हैं, वो दो स्टेप क्या है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन दरअसल क्या है, ट्रांसक्रिप्शन दरअसल क्या है, जब डीएनए से, सिंपल अल्फाज के अंदर डीएनए से एमआरएनए का बनना, हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का होगा आपका न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। ठीक है, इन दिस स्टेप द इंफॉर्मेशन contained in a specific segment of the DNA is coiled into mRNA। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफिक जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो कहां जाएगी, डीएनए से कहां आ जाएगी, मैसेंजर आरएनए पर। इट कैरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम, और फिर ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, ये जो उसने स्पेसिफिक सेगमेंट डीएनए से लिए हैं ये क्या कहां लेकर चले जाएगा, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम के पास। यहां ये ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप खत्म होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास शुरू हो जाता है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन, सॉरी, ट्रांसलेशन क्या होती है, दरअसल जिस तरह ट्रांसक्रिप्शन है डीआरएनए से एमआरएनए का बनना, इसी तरह ट्रांसलेशन है एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, आसान अल्फाज के अंदर ट्रांसलेशन क्या है, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। तो ट्रांसलेशन टीआरएनए एंड आरआरएनए ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए इनटू द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड व्हिच हेल्प टू सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ क्या होता है, एमआरएनए फिर क्या करेगा, मैसेज को लेकर आएगा कहां पर, राइबोसोमल आरएनए के पास। ठीक है, यहाँ दो और आरएनए यूज होते हैं, दैट इज टीआरएनए ट्रांसफर्स आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आरआरएनए। तो यहाँ एमआरएनए अपना मैसेज लेकर आता है आरआरएनए के पास, फिर आरआरएनए से टीआरएनए जो होता है वो अमीनो एसिड का कॉम्प्लीमेंट उठा के लाता है, यानी उसी का अपोजिट उठा के लाता है, और इस तरह प्रोटीन की अमीनो एसिड जुड़ते रहते हैं, पेप्टोन्स बनते रहते हैं, और प्रोटीन की एक चेन बनती रहती है। ठीक है, तो आई होप कि समझ आ गया होगा। ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से एमआरएनए का बनना। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या है, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है, ठीक है, बहुत मेहनत करके डायग्राम बनाई है यार, डायग्राम की खातिर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।